तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई क्लास में। और आज की क्लास जैसा कि आपकी प्रैक्टिकल डेटाबेस को लेकर है, लॉस एंड प्रॉफिट को लेकर। सो आज हमारे साथ एक न्यू फैकल्टी हैं जो आपको क्लास देंगे, जो कि अपने आप में खुद में सीए हैं। तो उनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं बुलाना चाहूँगा राधा आर्या को। राधा, अप टू यू। Hello. यस राधा, यू आर ऑडिबल। Hello, I'm Radha Arya. Here is a profile of Mr. CA Sandeep Gupta ji. And Sandeep Gupta, a fellow chartered accountant, aged at 55 years, and he qualified in 1993, located in Noida. Since then, been into the practice, and he is a senior founder partner of MS Raj Kumar Shri and Company as a chartered accountant and firm, having its head office in Sector 3, Noida, and 5 branches at various locations. And he did graduation from SRCC Delhi University and has experience of over 29 years post qualification in various assignments with PSUs, ministries of the Government of India, and nationalized bank apart from private sector undertakings, and has specialized into income tax and corporate matters. Abhishek ji. Hello. थैंक यू राधा। तो अब मैं सीए संदीप गुप्ता सर को बुलाना चाहूँगा क्लासेस के लिए। सर, अब आप क्लासेस दे सकते हैं। थैंक यू। Thank you, Radha, and thank you so much to Saksham Bharti for inviting me into this program. आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट्स के ऊपर, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है। तो होप आई एम ऑडिबल टू ऑल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं आपको बैलेंस शीट के बारे में। बेसिकली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूं एंड विल बी कन्वीनियंट। Hope the screen is there. Yes, sir, it is visible. Yes, sir. So let's start with the financial statements. What is financial statement? Financial statement में क्या क्या चीज फॉल करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले बैलेंस शीट आता है। बैलेंस शीट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। सेकंड पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस को रिफ्लेक्ट करता है। तीसरा पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के कैश फ्लोज के बारे में कि कहाँ से कैश आया है या बैंक रिसीट्स आई हैं और कहाँ पर उनका एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो बेसिकली मेनली ये 3 डॉक्यूमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनते हैं, और बाकी का जो चौथा आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, वो उनके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स होते हैं, जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं या उनके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स होते हैं जो उस डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम बेसिकली टेकअप कर रहे हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट कितने प्रकार की होती है, किस तरह की होती है, क्या रिफ्लेक्ट किया जाता है वहाँ पे, और वो उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं।
पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बैलेंस शीट के ऊपर मैं देना चाहूंगा कि बैलेंस शीट कितने प्रकार की होती है। तो बैलेंस शीट के ऊपर मैं आपको एक पीपीटी शेयर कर रहा हूं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंस शीट्स हैं। एक जनरल बैलेंस शीट होती है विच इज अ नॉर्मल बैलेंस शीट। एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट होती है वेयर वी कंपेयर द फिगर्स यानी इस साल से पिछले साल की फिगर्स को कंपेयर करते हैं। और ये बैलेंस शीट हमेशा एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनती है, यानी 31 मार्च। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, अब आ रही है? Yes, sir. sir. It is clear now. यस सर। तो हम बात कर रहे थे कितने प्रकार की बैलेंस शीट्स होती हैं। बैलेंस शीट बेसिकली एक जनरल बैलेंस शीट होती है जो प्लेन बैलेंस शीट होती है। एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट होती है जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट एक ईयर से दूसरे ईयर को कंपैरिजन करती है। जैसे आप लोग सब जानते होंगे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का पीरियड रहता है। तो एक मैं डिफरेंस आपको बताना चाहूंगा कि बैलेंस शीट हमेशा एक पर्टिकुलर डेट की बनती है, यानी 31 मार्च 2022 या 21 जो भी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होगा, एक पर्टिकुलर डेट की बैलेंस शीट बनती है। और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा पूरे साल का। Sir, sorry for interrupting. I think there is some issue with your mic. सर अगर आप वो ईयरफोन निकाल देंगे तो अच्छी आवाज आएगी। अब बेटर है? यस हाँ सर। सर, अब Yes, बेटर sir. है सर। अच्छा ठीक है, मैं बिना माइक्रोफोन के करता हूँ। यस तो मैं सर। दोबारा शुरू करूँ अगर ऑडिबल नहीं रहा हो तो? नहीं सर, आप जहाँ सर, से वो continue हमने कर बोला था आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो Continue. बेसिकली हमको ये ध्यान में रखना है कि ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो हमने 3 डॉक्यूमेंट की बात की थी, एक तो बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा कैश फ्लो। तो बैलेंस शीट हमेशा एक पर्टिकुलर डेट की बनती है, यानी 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो बैलेंस शीट हमेशा एक डेट की बनती है, 31 मार्च की। या फिर प्रोविजनल बैलेंस शीट बननी है तो 31 दिसंबर की भी बन जाएगी, 30 सितंबर की भी बन जाएगी, पर एक पर्टिकुलर डेट की बनती है बैलेंस शीट। तो ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में 2 डॉक्यूमेंट में ये फर्क है। प्रॉफिट एंड लॉस बनता है पूरे फाइनेंशियल ईयर का, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, और बैलेंस शीट बनती है एक डेट की, यानी 31 मार्च की। ठीक है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट दूसरा जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट हम देखते हैं तो लास्ट ईयर और करंट ईयर का कंपैरिजन करते हैं कि लास्ट ईयर की फिगर्स और करंट ईयर की फिगर्स में फर्क क्या है। तीसरी बैलेंस शीट होती है प्रोविजनल बैलेंस शीट। प्रोविजनल बैलेंस शीट हम तैयार करते हैं। ये ऊपर की बैलेंस शीट तो ऑडिटेड भी हो सकती हैं। एक प्रोविजनल बैलेंस शीट बनती है जो कि अनऑडिटेड रहती है, यानी प्रोविजंस के बेसिस पे बनाते हैं। दिस बैलेंस शीट इज नॉट ऑडिटेड। चौथी बैलेंस शीट है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, यानी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट हम आगे की प्रोजेक्शन के लिए बनाते हैं। यानी मान के चलें आज हम दिसंबर 2022 में बैठे हुए हैं, तो हमें नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्शन करना है, यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 का प्रोजेक्शन करना है। तो हम 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट बनाएंगे, विच विल बी अ प्रोविजनल बैलेंस शीट, सॉरी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट अगले साल के लिए। तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट अगले साल के लिए होगी। इसी तरह से लास्ट में आपको नजर आ रहा होगा एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट
मतलब दो एंटिटीज को मर्ज करके बनाई जाती है। यानी ए और बी एंटिटी हैं, मतलब जैसे होल्डिंग और सब्सिडी अगर आपने पढ़ा हुआ होगा, तो होल्डिंग और सब्सिडी कंपनीज की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है। दो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को मिला के वो कंसोलिडेट करते हैं, दो बैलेंस शीट को मिला के एक बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट तरीके की बैलेंस शीट्स रहती हैं। एक मैंने ओवरव्यू दिया है जिससे कि आपको ये पता लगे कि जनरल बैलेंस शीट जो नॉर्मल बैलेंस शीट होती है उसमें क्या फर्क होता है और कंपैरेटिव बैलेंस शीट में क्या होता है। कंपैरेटिव में लास्ट ईयर की फिगर्स को कंपेयर करते हैं। प्रोविजनल बैलेंस शीट, जैसे आज हम दिसंबर में हैं, हमें प्रोविजनल बैलेंस शीट 30 सितंबर 2022 की बनानी है, तो वो हमारी एक प्रोविजनल बैलेंस शीट कहलाएगी 30 सितंबर 2022 की। इसी तरह से प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट अगले साल के लिए होती है, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, जैसे 23-24 के लिए अगर हम बना रहे हैं तो 31 मार्च 2024 के लिए होगी, ठीक है। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होगी, दो बैलेंस शीट्स को हम कंबाइन करते हैं और दोनों बैलेंस शीट को मर्ज करते हैं और उन दोनों बैलेंस शीट्स को कंसोलिडेट करके एक फिगर शो करते हैं। आई होप आई एम नॉट टू फास्ट। मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा क्या? मतलब बीच में कुछ क्वेरीज भी रहने वाली हैं क्या? सर प्रोविजनल बैलेंस शीट कब बनाते हैं? प्रोविजनल बैलेंस शीट जैसे बैंक्स के लिए जैसे हम सबमिट करते हैं, बैंक अगर आप किसी लोन के लिए जा रहे हैं तो दे आस्क यू, हमेशा बैंक्स में क्या प्रोविजन है कि 6 महीने से पुरानी बैलेंस शीट नहीं लेते हैं। दे आस्क यू फॉर द बैलेंस शीट विच इज नॉट ओल्डर देन 6 मंथ। जैसे आज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोन की एप्लीकेशन डालेंगे किसी बैंक में, तो दिसंबर का मंथ चल रहा है और इस समय बैलेंस शीट जो ऑडिटेड तैयार होती है वो 31 मार्च 2022 की तैयार होगी, जिसके 6 महीने निकल चुके हैं। तो बैंक आपको मांगेगा कि हमें 6 महीने के अंदर की बैलेंस शीट दीजिए, यानी आपको बैलेंस शीट 30 सितंबर 2022 की देनी पड़ेगी, तो उसको हम प्रोविजनल बैलेंस शीट बोलेंगे। इसी तरह से बैंक्स आपके प्रोजेक्शंस को भी मांगता है कि आप अगले साल क्या करने वाले हैं, कितना प्रॉफिट रहने वाला है, कितना रिजर्व्स रहने वाले हैं, क्या आपकी देनदारियां होंगी, क्या लेनदारियां होंगी। तो आगे के प्रोजेक्शन को बैंक्स आपसे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी मांगते हैं कि अगले 3 साल की आप प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट दे दीजिए, या 4 साल की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट दे दीजिए, या 5 साल की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट दे दीजिए। तो आपको हर साल के अगले 5 साल की बैलेंस शीट आपको प्रोजेक्ट करके बनानी पड़ती है। जैसे आपने लोन लिया, लोन की किस्त बनी, हर साल की एक किस्त होगी, 5 साल का लोन होगा, तो वो 5 साल का लोन आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में अपना शो करना पड़ेगा कि किस तरह से आप वो अपने लोन को रीपे करेंगे। तो वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट्स में। तो सर ये प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट किस तरह से कैलकुलेट होता है, किस तरह से हम इसको माने आगे के लिए सोच सकते हैं? एक एस्टिमेट के बेसिस पे बनता है ये, मतलब प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट हमेशा एस्टिमेट्स के बेसिस पे बनती हैं कि जैसे मान के चलें इस साल हमारा टर्नओवर 10 लाख का है, फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2022 में हमने एक्सपेक्ट किया कि अगले साल हमारा टर्नओवर 15 लाख का होगा और उसी हिसाब से हमारा प्रॉफिट होगा। उसके अगले साल में हमारा टर्नओवर 20 लाख के हिसाब से होगा। तो ये खाली प्रोजेक्शंस के बेसिस पे होता है। प्रोजेक्शन के बेसिस पे आप ये दिखाते हो कि हमारा ये टर्नओवर रहने वाला है, ये लेनदारियां रहने वाली हैं, इतना हम लोन लेंगे जो हमारी बैलेंस शीट में शो होगा। तो ये जितना भी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनती हैं वो खाली एजम्पशन एंड प्रिजम्पशन के बेसिस पे बनती हैं, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से। मतलब जैसे अगर हम 60 दिन का उधार देते हैं तो उसी हिसाब से, जैसे 10 लाख की टर्नओवर है और 60 दिन का उधार है तो 2 महीने की टर्नओवर का आपका उधार रहा। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर में 15 लाख की टर्नओवर हुई और 2 महीने का उधार रहा तो उतना ही बढ़ जाएगा।
तो आप प्रोपोर्शनेटली उस फिगर्स को बढ़ाते हो, दैट इज बेसिकली ऑन प्रोजेक्शंस, assumptions, presumptions, जो कि बैंक एक्सेप्ट करता है। अब बेसिकली हम Okay, बात sir. करेंगे कि बैलेंस शीट्स के अलग अलग प्रकार भी हैं। मतलब एक बैलेंस शीट बनती है कॉर्पोरेट्स के लिए, एक बैलेंस शीट बनती है नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए। यानी जैसे प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनती है। कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 प्रेस्क्राइब्ड है, उन्होंने फॉर्मेटिंग दे रखी है। मैं आपको उस फॉर्मेटिंग की एक मैं आपको शो करता हूं कि किस तरह से वो फॉर्मेट है। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ये शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है। ये कॉर्पोरेट्स के केस में, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं या लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उन केसेस में इस तरह की बैलेंस शीट्स को प्रेस्क्राइब किया गया है। और जो नॉन कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स होती हैं वो टी फॉर्म में बैलेंस शीट्स होती हैं, जैसे ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। तो यानी ये टी फॉर्म में बैलेंस शीट है। एक तरफ लायबिलिटीज होंगी, ये लायबिलिटीज हैं, और एक तरफ एसेट्स होंगी। और ऊपर की जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट है वो वर्टिकल फॉर्म में होती है, मतलब ऊपर नीचे होता है। यहां पर पूरी लायबिलिटीज आती हैं और नीचे पूरी एसेट्स आती हैं, जैसे ये एसेट्स हैं और ऊपर लायबिलिटीज हैं। तो दोनों बैलेंस शीट्स अलग अलग हिसाब से बनती हैं। यानी अगर कॉर्पोरेट एंटिटी है तो उसकी बैलेंस शीट इस फॉर्म में बनेगी, और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है तो उसकी बैलेंस शीट टी फॉर्म में बनेगी। अब आप कहेंगे कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज क्या होती हैं? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज वो होती हैं जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म, जैसे मैं संदीप गुप्ता हूं, मैंने अपनी एक एक्स एंड वाई कंपनी करके खोल लिया, विच इज अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, तो उसकी बैलेंस शीट मैं टी फॉर्म में बनाऊंगा, इस फॉर्म में, जैसे मैंने अभी दिखाया, इस फॉर्म में बैलेंस शीट बनाऊंगा। अगर मेरी एक कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एंटिटी है, कॉर्पोरेट एंटिटी है, उसकी बैलेंस शीट में इस फॉर्म में बनाऊंगा। होप आई एम क्लियर नाउ। अब इनके पार्ट्स को ले लेते हैं हम कि बैलेंस शीट में क्या क्या फॉर्मेटिंग है, मतलब किस सीक्वेंस में चीजें आती हैं। तो इसको दो पार्ट में कवर करेंगे, एक तो कॉर्पोरेट और दूसरा है नॉन कॉर्पोरेट। पहले हम कॉर्पोरेट की बात कर लें तो कॉर्पोरेट में ये प्रेस्क्राइब फॉर्मेट रहता है, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यानी ये गवर्नमेंट का प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा है कि आपको इसी फॉर्मेट में आपको देना है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जब कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता है गवर्नमेंट का तो आपको उसी फॉर्मेट में चीजों को लेआउट करना पड़ता है। यानी मेन हेडिंग्स जो आएंगी वो इसी तरह से आएंगी, जो जिस तरह से ये अपीयर हो रही है। ये हम बात कर रहे हैं लायबिलिटी साइड की। यानी हमारी बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक लायबिलिटी साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर टी फॉर्म की हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा लायबिलिटीज आती हैं और राइट हैंड साइड पे एसेट्स आते हैं। जैसे ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज हैं और राइट हैंड साइड पे एसेट्स हैं। और हमेशा बैलेंस शीट दोनों मैच करेंगी, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज आपकी दोनों बराबर आएंगी। अगर आपकी दोनों बैलेंस शीटें बराबर नहीं आ रही हैं, यानी एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क है, तो आपकी बैलेंस शीट गलत है। ये एक थंब रूल है। अगर पैसे का भी फर्क आ रहा है तो वो बैलेंस शीट सही नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है आपकी। चलिए पहले नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बैलेंस शीट ले लेते हैं, यानी प्रोप्राइटरशिप हो गया या पार्टनरशिप हो गया। इस तरह की एंटिटीज को हम नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज बोलते हैं। जैसे पार्टनरशिप तो दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप हो गई, प्रोप्राइटरशिप हो गई अकेले एक इंडिविजुअल आदमी की। तो अकेले इंडिविजुअल पर्सन की प्रोप्राइटरी कंसर्न है,
दो लोगों की पार्टनरशिप है, 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग जितने भी होंगे तो वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। अब इसको नॉन कॉर्पोरेट को अगर हम डिस्कस करें और बैलेंस शीट को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो हमें ये नजर आएगा कि जैसे एक तरफ लायबिलिटीज हैं और एक तरफ एसेट्स हैं। लायबिलिटी साइड को अगर हम लेंगे, लायबिलिटी साइड बेसिकली हमारी देनदारियां हैं, मतलब हमें किसको देना है, किस किस को देना है, बैंक को देना है, हमें जिनसे माल हमने खरीदा है उनको देना है, किस किस को हमें आगे पैसा देना है। बेसिकली ये हमारी लायबिलिटी शो करता है। और लायबिलिटीज बेसिकली टोटल लायबिलिटीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो कैपिटल होता है। कैपिटल बेसिकली जो पूंजी हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो यहां पर मर्ज होता है। तो जो पूंजी हमने लगाई हुई है अपने व्यापार में वो यहां पर रिफ्लेक्ट करती है कैपिटल के फॉर्म में। उसके बाद फिक्स लायबिलिटीज होती हैं। फिक्स लायबिलिटीज इन द सेंस कि जैसे आपने कोई लोन लिया, बैंक से लोन लिया, उसकी किस्तें जा रही हैं तो वो एक फिक्स लायबिलिटी है, उसका एक टर्म है। जैसे 5 साल के लिए लोन लिया, 60 किस्तें बनी तो वो एक 5 साल का टेन्योर रहता है, हर महीने आपकी किस्त जाएगी, तो वो एक फिक्स लायबिलिटी है टुवर्ड्स द बैंक, यानी बैंक के प्रति। तीसरी लायबिलिटी है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटी और कैपिटल। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कैपिटल तो आपकी पूंजी हो गई, फिक्स लायबिलिटीज जो आपकी बैंक की लायबिलिटीज हैं वो हो गई, करंट लायबिलिटीज आपकी वो लायबिलिटीज हैं जो आपकी और देनदारी हैं। यानी करंट लायबिलिटीज को हम हमेशा ये मान के चलते हैं जो हमें 1 साल के दौरान हमें देनी है। मतलब जो अगले 1 साल के लिए, जैसे हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 2022 की, तो 31 मार्च 2022 की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें ये करंट लायबिलिटीज आएंगी। जो भी यहाँ पे करंट लायबिलिटीज आएगी वो हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि ये 1 साल के अंदर हमें इस पैसे को देना है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, मान के चलें हमने कोई एडवांस लिया है, मतलब हम एक व्यापार कर रहे हैं किसी भी, जैसे हम मोबाइल का व्यापार कर रहे हैं तो मोबाइल हम सेल करते हैं, तो किसी कस्टमर ने हमें आज 10,000 रुपए दिए और उसने हमें बुकिंग करा दी 10,000 रुपए की, और वो 28 मार्च 2022 को बुकिंग कराई और 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट बन रही है और आपने माल उसको डिलीवर किया 2 अप्रैल को, यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर कब एंड हुआ, 31 मार्च में। तो 31 मार्च में हमारी लायबिलिटी है वो जो 10,000 रुपए हमने मोबाइल के अगेंस्ट में एज अ एडवांस लिया, और हमने 2 अप्रैल को जब उसको माल बेचेंगे और 31 मार्च की हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब हमें क्या लगेगा, 31 मार्च को वो पर्टिकुलर डे पे हमारी वो एडवांस है, किसी कस्टमर से हमने 10,000 रुपए एडवांस लिया है जिसकी हम सेल अगले साल में करेंगे, तो हम लायबिलिटी के तौर पे उसको दिखाएंगे यहाँ पे एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसी तरह से सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। एक्सपेंसेस मैं कुछ उदाहरण ले लेता हूं आपको समझने के लिए कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंसल्टेंट को हायर किया, उससे सारी सर्विसेज ले ली, उसने आपको 10,000 रुपए का बिल रेज किया, 10,000 रुपए का बिल उसने 20 मार्च को रेज किया आपको, आपने 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाई, आपने अभी तक पे नहीं किया है और वो आप पे कर रहे हो अगले साल में, अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो यहां पर वो देनदारी नजर आएगी कि हमने इसकी सर्विसेज ले ली थी, उसका बिल हमारे पास आ गया था, अगले साल में उसको हमने रीपे करना है। तो 31 मार्च की बैलेंस शीट, हमेशा आप याद रखिएगा कि बैलेंस शीट, ये थंब रूल बना लीजिए कि फाइनेंशियल हम पूरे साल का बोलते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर का बोलते हैं, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, पर हम बैलेंस शीट हम एक पर्टिकुलर डे की बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हम पूरे साल का बोलते हैं कि हमने पूरे साल में क्या प्रॉफिट कमाया,
पर हम बैलेंस शीट को हमेशा एक पर्टिकुलर डे की बोल रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल देके भी आपको बता रहा हूं कि आपने 20 मार्च को एक कंसल्टेंट का बिल आया, उससे आपने सर्विसेज ले ली, पर आपने 31 मार्च को उसकी पेमेंट नहीं की, आपने पेमेंट 10 अप्रैल को की है, तो 31 मार्च को आपकी देनदारी, क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च की बनी हुई है, तो उस तारीख की देनदारी आपको बैलेंस शीट में शो करनी है कि ये हमारा बिल आया था कंसल्टेंट का 10,000 का, ये 31 मार्च को पे नहीं हुआ है, इसलिए ये करंट लायबिलिटीज में खड़ा हुआ है और ये अगले साल 1 साल के दौरान ये पे हो जाएगा, इसलिए इसको करंट लायबिलिटीज माना है। कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, मैं कंटिन्यू करता हूं फिर। यस सर। तो हमने यहां पर जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। जैसे कंसल्टेंट का एग्जांपल लिया कि हमने उसकी सर्विसेज ले ली, तो वो हमारे एक्सपेंडिचर थे, हमने एक्सपेंडिचर में बुक कर लिया और एक्सपेंडिचर में बुक करके उसको पे नहीं किया है हमने, तो वो हमारी लायबिलिटी 31 मार्च को आउटस्टैंड कर रही है। इसी तरह से हम क्रेडिटर्स की, हमने मोबाइल का व्यापार कर रहे हैं हम, तो मोबाइल जहां से हम खरीद के लेके आ रहे हैं उससे उधार लेके आ रहे हैं। अब मान के चलें 1 लाख का मोबाइल हम लेके आ गए, पर हमने उसको 1 लाख की पेमेंट नहीं की, या 1 लाख में से हमने 50,000 दे दिए, तो वो हमारा क्या हुआ? क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, जो कि यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सन्ड्री क्रेडिटर क्या है? व्यापार से संबंधित जो देनदारियां हैं, यानी जो माल आपने खरीदा है या जो आपने सर्विसेज ली हैं, उनके अगेंस्ट में जो देनदारियां हैं, उनको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के तौर पे यहां पर दिखाते हैं। तो क्रेडिटर्स क्या हुए? 1 लाख रुपए का आपने मोबाइल खरीद के लेके आए, 1 लाख के अगेंस्ट में आपने 50,000 रुपए दे दिए थे फाइनेंशियल ईयर में, 50,000 आपके ड्यू रह गए थे 31 मार्च में, तो सन्ड्री क्रेडिटर हमारा 50,000 का उस मिस्टर एक्स के नाम से या मिस्टर वाई के नाम से यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, 50,000 का सन्ड्री क्रेडिटर, जो कि हमने मोबाइल लिया है। इसी तरह से जो बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल का मैं एग्जांपल ऐसे लेता हूं, जैसे टेलीफोन के बिल हैं, गैस के बिल हैं, या जो भी यूटिलिटीज के बिल हैं, वो आपने, जैसे आपका बिजली का बिल आया है, बिजली का बिल 2 मार्च से लेके 25 मार्च तक का आया हुआ है, आपने पे नहीं किया है, तो वो बैलेंस शीट में 31 मार्च की बैलेंस शीट में खड़ा रहेगा बिल्स पेबल के नाम से, कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं किया है, जो कि अगले महीने आप पे करोगे। तो वो करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में अपीयर होता है कि आपने ये देनदारियां हैं, ये एक्सपेंसेस की देनदारियां हैं, ये माल की देनदारियां हैं, ये प्रोफेशनल फीस की देनदारियां हैं, ये एडवांस हमने खरीदा हुआ है, ये एडवांस लिया हुआ है अपने माल बेचने के अगेंस्ट में, वो उसकी देनदारियां हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मैंने उदाहरण दिया, जैसे 10,000 रुपए का मोबाइल, क्या पैसा आपने ले लिया पर मोबाइल हमने बेचा नहीं है, बेचा हमने नेक्स्ट ईयर में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी आपने कंसल्टेंट का बिल आपके पास 20 मार्च को आ गया, पर आपने उसकी 2 अप्रैल को पेमेंट करी, तो 31 मार्च में वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। सन्ड्री क्रेडिटर, जैसे आपने 1 लाख का मोबाइल लेके आए, 50,000 तो उसे हाथ की हाथ दे आए, 50,000 रुपए आपने बाद में दिए, यानी 31 मार्च के बाद दिए, तो आपने 31 मार्च के बाद जो पैसे दिए वो उसमें यहां पर स्टैंड कर लिए, यानी 50,000 रुपए आउटस्टैंड कर रहा है सन्ड्री क्रेडिटर का माल के अगेंस्ट में। इसी तरह से बिल पेबल, जो हमने बिजली का उदाहरण दिया कि बिजली का बिल आया आपका, 25 मार्च को मिला आपको, पर आपने 31 मार्च तक ड्यू डेट नहीं थी, 7 अप्रैल की ड्यू डेट थी, तो आपने 7 तारीख को बिजली का बिल पे किया, पर 31 मार्च को वो आउटस्टैंड कर रहा था, इसलिए हमने बैलेंस शीट में वो रिफ्लेक्ट किया है, ये हमारी
देनदारियां हैं, यानी करंट लायबिलिटीज हैं। करंट लायबिलिटीज यानी अगले 1 साल के अंदर जो हमें लायबिलिटीज पे करनी है। अब इसके नीचे आपको एक फिगर लिखा नजर आ रहा होगा, बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट। अब बैंक के लोन ना 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फिक्स नेचर का, यानी आपने 5 साल के लिए लोन ले लिया, 5 साल की बैंक में किस्त बना दी, हर महीने की किस्त बना दी, ब्याज के साथ किस्त बना दी, जिसको हम EMI भी कहते हैं। यानी आपने 1 लाख का लोन लिया, उसे 5 साल में डिवाइड कर लिया, प्लस इंटरेस्ट जोड़ लिया, तो जो भी बैंक ने EMI बनाई वो हमारी कहां पर आएगी? फिक्स लायबिलिटी में, ये आएगी फिक्स लायबिलिटी में। एक दूसरे तरीके का लोन जो होता है वो ओवरड्राफ्ट लोन होता है, यानी बैंक आपके व्यापार को करने के लिए लोन देता है। यानी जो माल आप खरीद के लेके आओगे, जो आप उधार दोगे, उसको फाइनेंस करने के लिए बैंक आपको लोन देता है। तो वो देनदारियां हमारी करंट लायबिलिटीज में आती हैं, क्योंकि उन देनदारियों को हम ये मानते हैं कि हमें 1 साल के अंदर ही बैंक को ये चुकाना है। पूरा अमाउंट नहीं चुकाना पड़ता हमें, पर हमेशा उस अकाउंट में पैसे आते हैं। यानी जो माल बेच रहे होते हैं हम, उसके पैसे आते हैं, जो माल उधार ले रहे होते हैं हम, उसके पैसे जाते हैं। तो इस तरह से बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट की अगर डिफरेंस आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि बैंक के लोन कितने प्रकार के होते हैं। एक फिक्स नेचर का होता है, एक वेरिएबल नेचर का होता है, यानी ओवरड्राफ्ट नेचर का। तो फिक्स नेचर का लोन एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए होता है, यानी 5 साल के लिए है, 3 साल के लिए है, उसकी EMI बन जाती है। EMI हम फिक्स लायबिलिटीज के हेड में दिखाते हैं। और जो हम व्यापार के लिए बैंक हमें लोन देता है, यानी हमें माल खरीदने के लिए, हमें उधार देने के लिए, वो हम ओवरड्राफ्ट या बैंक के लोन यानी करंट लायबिलिटीज के हेड में दिखाते हैं, जो बैंक को हमारे करंट अकाउंट से ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं और बैंक उस पर ब्याज लेता रहता है, और हमारा हमेशा अमाउंट वो कम ज्यादा होता रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूं कि मैंने एक एग्जाम्पल ऊपर लिया कि 1 लाख रुपए का लोन लिया और 5 साल के लिए आपने उसको चुकाया और उसकी हर महीने की EMI बन गई। एक आपने बैंक ने 1 लाख का लोन आपको दिया व्यापार करने के लिए, यानी आपको अपना माल खरीदने के लिए, आपको उधार देने के लिए, तो उसकी खाली बैंक ब्याज लेता रहता है पूरे साल का, हर महीने ब्याज लेता रहेगा, पर वो 1 लाख रुपए आपको चुकाने नहीं पड़ते, वो ब्याज के फॉर्म में आपको लेता रहता है। वो बैलेंस शीट में यहां पर रिफ्लेक्ट करते रहते हैं 1 लाख रुपए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इंटरेस्ट को बुक करते रहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट का पोर्शन बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है, जो लायबिलिटी है वो बैलेंस शीट में आ जाती है। तो इस तरह से बैंक के हमने 2 डिवाइड किया कि बैंक के लोन किस नेचर के होते हैं और किस तरीके से उनको पे किया जाता है। अब लास्ट पॉइंट देखेंगे हम कि शॉर्ट टर्म लोन्स। हमने अपने जो बैंक से तो हम लोन लिया अपनी जरूरतों बिजनेस से रिलेट करने के लिए, कुछ हमें बिजनेस को चलाने के लिए बैंक के अलावा भी लोन लेना पड़ता है। जैसे हम अपने रिलेटिव से ले लेते हैं, अपने परिवार से ले लेते हैं, अपनी फैमिली से ले लेते हैं, यार दोस्तों से ले लेते हैं। व्यापार चलाने के लिए ये जो भी लोन हम लेते हैं यार दोस्तों से, परिवार से, वो यहाँ पर जैसे हमने किसी दोस्त से मांगा कि भाई मेरे को 2 लाख रुपए दे दो आप, मैं 2 महीने में आपको ब्याज सहित इसके पैसे वापस कर दूंगा, मैं 3 महीने में वापस कर दूंगा, मैं 6 महीने में वापस कर दूंगा। तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, यानी उनकी EMI नहीं है। EMI बेसिकली बैंक बना रहा है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन आप फ्रेंड से ले रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म लोन है, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो यहाँ पर उस
लोन को यहाँ पर शो करेंगे हम कि जैसे एक फ्रेंड से हमने 2 लाख का लोन ले लिया, 6 महीने के लिए ले लिया, तो वो हमारी करंट लायबिलिटी में आएगा। करंट लायबिलिटी में वो लायबिलिटीज आ रही हैं जो हमने अगले 1 साल के दौरान हमें इन लायबिलिटीज को रीपे करना है। तो इस तरह के ये शॉर्ट टर्म्स लोन यहां पर हम रिफ्लेक्ट करते हैं। अब ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब करंट लायबिलिटीज में और भी देनदारियां हो सकती हैं जिनको हम यहाँ पे खोल सकते हैं, पर मोटे तौर पे आपको किसी भी बिजनेस में इस तरह की ही देनदारियां नजर आएंगी जैसे हमने ये 5-6 तरह की हमने डिस्कस की हैं। अब आप ये पूछेंगे एक कैपिटल क्या आ रहा है? कैपिटल हमारी पूंजी है, जो हमने पूंजी लगाई है कोई भी व्यापार करने के लिए। जैसे मैं प्रोप्राइटर हूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फर्म का, तो मेरे को कोई ना कोई पूंजी लगानी पड़ेगी अपनी। जैसे मैंने 10 लाख रुपए लगाए अपने व्यापार शुरू करने के लिए, या मैंने 1 लाख रुपए लगाया, तो वो कैपिटल यहां पर शो होती है। ये नीचे तो लायबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ये जो बैलेंस शीट बन रही है, ये कैपिटल जो नजर आ रही है वो ओनर की लायबिलिटी नजर आ रही है, फर्म की लायबिलिटी नजर आ रही है कि हमें फर्म ने मालिक को इतने पैसे देने हैं, एंटिटी ने देने हैं। यानी इसलिए मतलब एक क्वेश्चन आप ये रेज कर सकते हैं कि भाई पूंजी यानी कैपिटल लायबिलिटी में क्यों नजर आ रहा है? लायबिलिटी में इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर एंटिटी की बैलेंस शीट बननी है, यानी प्रोप्राइटरशिप फर्म की बन रही है या पार्टनरशिप फर्म की बन रही है। यानी अगर आप पार्टनरशिप फर्म की बात करें, 2 पार्टनर हैं ए और बी मान के चलें, और उन्होंने 10-10 लाख रुपए अपने लगा रखे हैं, तो ये बैलेंस शीट किसकी है? ए एंड बी की है। ए बी कंपनी की है, पार्टनरशिप फर्म की है, और कैपिटल किसकी है? पार्टनर्स की कैपिटल है। यहाँ पे 2 नाम नजर आएंगे, यानी ए और बी। ए ने 10 लाख रुपए लगाए हैं, बी ने 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो 20 लाख रुपए की कैपिटल फर्म को देनी है पार्टनर्स को। इसी तरह से प्रोप्राइटर को का कैपिटल यहां पे नजर आएगा। तो इसलिए अपनी पूंजी भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरह से नजर आती है, यानी फर्म को इतना पैसा देनदारी है मालिक के प्रति। अब मैं कवर करूंगा, ये हमने लायबिलिटी साइड को कवर किया था अभी, तो अब मैं कवर करना चाहूंगा एसेट साइड को। यानी ये हमारी एसेट्स है, एक तरफ लायबिलिटीज हो गई, एसेट्स हो गई। हमेशा बैलेंस शीट में ना, ये टी फॉर्म की बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लायबिलिटी नजर आएगी और राइट हैंड साइड पे एसेट्स नजर आएंगी। तो एसेट जी सर, ये कैपिटल साइड में आपने बताया कि जो पैसा लगाया जाता है जो कि ओनर लगाता है, वो उसकी लायबिलिटी ट्रीट होती है फर्म की, हाँ, फर्म को वापस देना पड़ता है वो अमाउंट। हाँ। तो सर इसमें ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में मैं डिफरेंस बता देता हूं क्या है। देखिए, कैपिटल तो एक फिक्स पूंजी आपने लगा दी, 10 लाख रुपए लगा दिए, और 10 लाख रुपए परमानेंट आपके बिजनेस में लग गए, तो वो तो कैपिटल अकाउंट में चले गए, फिक्स नेचर के। करंट अकाउंट में अगर जो आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। करंट अकाउंट में बेसिकली क्या है, जैसे मैं 2 पार्टनर हैं, जैसे मैंने उदाहरण लिया ए और बी। अब व्यापार तो यही कर रहे हैं, उनको अपना घर चलाने के लिए भी पैसे चाहिएंगे, और वो पैसे विड्रॉ भी करेंगे और जरूरत पड़ने पे और भी पैसा डालेंगे। तो 10 लाख की जो पूंजी हमने इनिशियल लगाई थी वो तो हमने कैपिटल में डाल दी। अब मेरे को 1 महीने के लिए और जरूरत है, तो दोनों ए और बी पार्टनर ने कहा कि भाई 2-2 महीने के लिए 1-1 लाख रुपए और डाल देते हैं। तो हमने करंट अकाउंट में वो एंट्रीज आती हैं या वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जो हम ड्यूरिंग द पीरियड यानी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर निकालते हैं और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डाल देते हैं कम समय के लिए। कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जो लंबे समय तक पैसा डाल के रखते हैं। तो ये दोनों एंट्रीज को मिलाएंगे
तो हमारी कैपिटल बन जाती है। यानी करेंट अकाउंट में हमने 1 लाख रुपए डाला 2 महीने के लिए, फिर हमने 20,000 अपने घर के खर्चे के लिए निकाल लिया, तो हमारा कितना बैलेंस रह गया? 80,000 रुपए रह गया। फिर हमने 20,000 और निकाल लिया, तो हमारा कितना बैलेंस हो गया? 60,000 रुपए बैलेंस हो गया। तो वो बैलेंस फ्लक्चुएट करता रहता है। कैपिटल अकाउंट में हम एक फिक्स अमाउंट जब व्यापार शुरू करने के लिए हमने डाला, तो वो 10 लाख रुपए डाला, तो वो 10 लाख अपीयर करता रहता है। Yes, sir. Thank you, sir. होप आप समझ में आ गया होगा। अगर कोई Yes, sir. क्वेरी लाइबिलिटी साइड से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो बताइए। तो मैं चलता हूं अब एसेट साइड की तरफ। मतलब एसेट्स बेसिकली एक तरफ जब लाइबिलिटीज होती हैं तो दूसरी तरफ एसेट्स होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बैलेंस शीट आनापाई से मैच करनी चाहिए। यानी अगर आपका पैसे का भी डिफरेंस आ रहा है जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट को टेस्ट करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए, पैसे का भी फर्क नहीं आएगा। तो एसेट साइड को हम कवर करते हैं अब। तो फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? पहले हम ब्रॉड कैटेगरी में कवर कर लेते हैं, फिर इनके सब हेड्स में चले जाएंगे। एसेट्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड करेंट इन्वेस्टमेंट। इसको हम हमेशा कंपेयर करते हैं करंट लायबिलिटीज को और करंट एसेट्स को। यानी जो देनदारियां हमारी अगले 1 साल के लिए हैं, ये लेनदारियां हैं हमारी जो अगले 1 साल के लिए हैं, यानी करंट एसेट्स। अगले 1 साल तक हम इनको रियलाइज करेंगे, पैसे को वापस लेके आएंगे अपने व्यापार के अंदर। तो इनके सब हेड्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फिक्स एसेट्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो टेंजिबल होते हैं, एक इनटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल क्या होते हैं? जो आपको नजर आ रहे हैं, और जो आपको नजर नहीं आ रहे वो इंटेंजिबल होते हैं। जैसे शुरुआत करें गुडविल की। गुडविल क्या है? पेटेंट्स क्या है? ट्रेडमार्क्स क्या है? कॉपीराइट क्या है? ये ऊपर के ये चारों कैटेगरीज ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। यानी गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। अब मैं थोड़ा थोड़ा इनको कवर कर देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि इनमें फर्क क्या है। मतलब ये इंटेंजिबल एसेट है, इनकी वैल्यूएशन कैसे वैल्यूएशन की जाती है। जैसे गुडविल है, एक व्यापार है 20 साल से चला आ रहा है, उसकी एक मार्केट में रेपुटेशन हो गई है, मेरी गुडविल क्रिएट हो गई है, तो मैं गुडविल अपनी क्रिएट करके अपनी बैलेंस शीट में मैं यहां पर रिफ्लेक्ट करता हूं। इसी तरह पेटेंट है। पेटेंट मैंने एक पेन बनाया या मैंने एक मोबाइल बनाया, उसको मैंने पेटेंट करा दिया, उसका एक पेटेंट ले लिया। तो पेटेंट कराने के बाद उसकी एक वैल्यूएशन हो जाती है, उस वैल्यू को, ये सारे एसेट्स जो हैं इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इसी तरह से ट्रेडमार्क का, इसी तरह से कॉपीराइट का। ट्रेडमार्क आप कोई करा लेते हैं, आप बहुत सारे देखेंगे, जैसे बिस्किट आते हैं, लिटिल हार्ट्स एक बिस्किट है फॉर एग्जांपल, कोई भी किसी भी कंपनी का है, उसके ऊपर आर लिखा होता है। आर का मतलब होता है वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, और टीएम लिखा होता है तो वो ट्रेडमार्क अंडर रजिस्ट्रेशन। तो मतलब ट्रेडमार्क यानी उस नाम से, उस कैटेगरी में आप कोई दूसरा प्रोडक्ट, दूसरी कंपनी उसको लॉन्च नहीं कर सकती है। इसी तरह से ये कॉपीराइट्स हैं। कॉपीराइट्स भी इंटेंजिबल एसेट्स ही ट्रीट होते हैं। तो ये ऊपर के 4 कैटेगरीज जो हैं ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। फिक्स एसेट इन द फॉर्म ऑफ इंटेंजिबल, और ये नीचे जो हम देख रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर फिक्चर, लूज टूल्स, ये सारे हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। जैसे हमने कोई लैंड खरीदी, उस पर बिल्डिंग बनाई, तो हम यहाँ पर उसको शो करेंगे। कोई हमने मशीनरी खरीदी, प्लांट मशीनरी खरीदी, उसको हम यहाँ पर शो करेंगे। हमने कोई गाड़ी खरीदी,
तो गाड़ी को हम यहाँ पे फिक्स एसेट्स के तौर पे दिखाएंगे। कोई हमने फर्नीचर फिक्सचर लिया, अपने ऑफिस की टेबल खरीदी, सोफा सेट खरीदा, स्टाफ के लिए कुर्सियां खरीदी, टेबल खरीदी हमने, तो वो हम यहाँ पे फर्नीचर और फिटिंग्स करके हेड में दिखाएंगे। और लूज टूल्स बेसिकली जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां पे कोई मतलब छोटे टूल्स की डाइज की रिक्वायरमेंट है या टूल्स की रिक्वायरमेंट है, तो जो टूल्स हम परचेज कर रहे हैं, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बहुत सारे टूल्स चाहिए होते हैं किसी भी आइटम को बनाने के लिए, तो हम टूल्स को अलग से शो करते हैं। तो कहने का मतलब ये है फिक्स एसेट में और भी लिस्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मोटर व्हीकल हमने कार दिखा दिया या टू व्हीलर हमने दिखा दिया। फर्नीचर की कैटेगरी अलग अलग हो सकती है, ऑफिस का फर्नीचर अलग हो सकता है, प्लांट का फर्नीचर अलग हो सकता है। तो फिक्स एसेट्स की कैटेगरी दो पार्ट में हमने डिवाइड की हुई है, यानी इंटेंजिबल और टेंजिबल। क्योंकि आपको समझना ये बहुत जरूरी है कि टेंजिबल क्या है और इंटेंजिबल क्या है। हम आज ना वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहे कि हम इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे करेंगे। मतलब आपको ये समझना है कि फिक्स एसेट दो प्रकार के होते हैं, एक तो टेंजिबल जो कि अदृश्य होते हैं, यानी उनकी वैल्यूएशन होती है खाली, और वो वैल्यूएशन बैलेंस शीट में खाली रिफ्लेक्ट होती है और शो होती है। यानी आज हम अपने बिजनेस को अगर बेचना चाहेंगे तो मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन गुडविल ये है जो मेरे को मार्केट में मिलेगी, और ये नीचे दिए गए सारे टेंजिबल एसेट्स हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की। अब व्यापार में कई बार क्या होता है कि आप कुछ पैसा जो आप अर्न कर रहे होते हो या आपकी पूंजी होती है वो इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे भी लगाते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी लंबे समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एफडी बनवा ली, 5 साल के लिए एफडी बनवा ली, या आपने म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए 3 साल के लिए। तो ये जो भी 1 साल से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है वो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानते हैं। यानी 1 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आएगा और 1 साल से नीचे करंट एसेट्स में आएगा। जितना भी हमारे एसेट्स हैं 1 साल के दौरान जो रियलाइज होंगे वो हमारे करंट एसेट्स में आएंगे, और 1 साल से ऊपर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आएंगे। तो मैंने जैसे एग्जांपल बताया आपको कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या क्या और भी चीजें हो सकती हैं। कुछ बॉन्ड्स हो सकते हैं, कुछ एफडीआर्स हो सकती हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, मतलब एडवांसेस हो सकते हैं 1 साल से ज्यादा के लिए। तो वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आ जाते हैं। एंड इसी तरह से करंट एसेट्स, यानी अगले 1 साल के अंदर हम जो रियलाइज करेंगे वो यहाँ पे करंट एसेट्स आती हैं। जैसे अभी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, इसी तरह से यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी आपने 6 महीने के लिए एफडीआर बनाया, 3 महीने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया, 6 महीने के लिए म्यूचुअल फंड किया, तो 1 साल से कम का जो इन्वेस्टमेंट है वो करंट एसेट्स में आएगा। और यहाँ पे एक्रूड इनकम की बात करें तो एक्रूड इनकम को अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपको, तो एक्रूड इनकम क्या है? एक्रूड इनकम वो है आपने कमा तो लिया पर आपको पैसा आपको रियलाइज नहीं हुआ है। यानी आपने आपकी इनकम तो, जैसे मैं सीए हूं, मैंने किसी को सर्विसेज दे दी और सर्विसेज देने के बाद मेरे को पैसा रियलाइज नहीं हुआ, यानी पैसा मेरा रियलाइज 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर के बाद होगा, तो वो एक्रूड इनकम में आ जाएगा। यानी मेरी इनकम तो हो गई है पर वो रियलाइज नहीं हुई है। वो रियलाइज कब होगी? अगले साल में रियलाइज होगी, पर अगले साल में रियलाइज हो जाएगी तो वो इनकम रियलाइज हो जाएगी। एक्रूड मतलब आपने एक्रू तो हो गई है पर रियलाइज नहीं हुई है। तो दिस इज द, ये करंट एसेट्स में एक्रूड इनकम आ जाती हैं।
इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करें, प्रीपेड, अब हमारे एक्सपेंडिचर ना कई तरीके होते हैं, जैसे इंश्योरेंस हम कराते हैं, हमने इंश्योरेंस कब कराया, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का कराया। अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च की, तो हमारा जो 3 महीने का है, यानी 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का इंश्योरेंस जो है वो हमारा करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है, और जो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक का है, जो अगले फाइनेंशियल ईयर में फॉल करेगा, वो अगले साल का एक्सपेंडिचर है। यानी मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूं, जैसे आपने कोई इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया आपने 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022, यानी 1 जनवरी 2022 से लेके 31 मार्च 2022 तक का, तो जब आप बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 की बना रहे होंगे तो 3 महीने का पीरियड फॉल कर रहा है इस साल में, 9 महीने का पीरियड फॉल कर रहा है अगले साल में। यानी आपने अगले 9 महीने का जो प्रीमियम पे किया है वो प्रीपेड एक्सपेंडिचर है, यानी एक्सपेंडिचर तो हो गया पर इस साल से रिलेट नहीं करता, वो अगले साल से रिलेट करता है। 3 महीने का हमने इस साल में एक्सपेंडिचर डाल दिया और 9 महीने का हमने अगले साल में एक्सपेंडिचर डालना है, तो जो 9 महीने का अगले साल में एक्सपेंडिचर डालना है उसको हम प्रीपेड एक्सपेंडिचर बोलेंगे, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस में आएगा। तो मैं उदाहरण लेके और समझा देता हूं इसको। आपने किसी कोई क्वेरी है? मैं चलता हूं। यानी आपने 10,000 रुपए प्रीमियम के लिए दिए थे 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक, यानी 3 महीने का प्रीमियम आपने 3,000 मान के चले, इस साल का फॉल करता है, 7,000 फॉल करता है नेक्स्ट ईयर का 9 महीने का। तो हम यहाँ पे 9 महीने का एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंडिचर डालेंगे, यानी 9,000 रुपए का, सॉरी 7,000, 7,000 और 3,000 हमने डिवाइड किया था, तो 7,000 यहाँ पे प्रीपेड आएगा, 3,000 एक्सपेंडिचर हमारा ड्यूरिंग द ईयर बुक हो जाएगा। इस तरह से हम ये प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। आगे हम बात करें स्टॉक इन हैंड की। अब मान के चले हम मोबाइल का व्यापार कर रहे हैं, तो हमारे 31 मार्च में हमने जितने भी मोबाइल सेट्स हमारे हाथ में हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, वो हमारा स्टॉक है, यानी इस स्टॉक को हमने अगले साल में बेचना है, ये हमारी एसेट है, अगले साल में हम बेचेंगे, इसलिए हम करंट लायबिलिटीज में दिखा रहे हैं। तो जो व्यापार का स्टॉक होता है वो स्टॉक इन हैंड करके दिखाते हैं हम, वो यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा बैलेंस शीट के करंट एसेट साइड में। अब बात करते हैं सन्ड्री डेटर्स की। सन्ड्री डेटर्स यानी जो हमारी लेनदारियां हैं, हमने माल बेच दिया, माल बेचने के बाद हमारे पास पैसे नहीं आए, हमने मान के चलो 25 मार्च को 10,000 रुपए का मोबाइल बेचा, जिसके पैसे हमें अगले महीने आने हैं, यानी अप्रैल के महीने में आने हैं, तो हम सन्ड्री डेटर में नाम खोलेंगे कि हमने मिस्टर एक्स को ये मोबाइल बेचा था, 25 तारीख को ये बेचा था, ये अगले साल में पैसा आएगा, तो हम उसको 10,000 रुपए को यहाँ पे एज अ सन्ड्री डेटर्स हम यहाँ पे खड़ा करेंगे। इस तरह से सन्ड्री डेटर्स की एक पूरी लिस्ट बनती है। लिस्ट इन द सेंस कि जिन जिन लोगों को हमने माल बेचा है और जिन जिन से हमने हमारा पेमेंट बाकी रह गया है, हमने 10,000 का माल बेचा, किसी ने 5,000 दे दिए तो 5,000 के डेटर रह जाएंगे, किसी को 1 लाख रुपए का माल बेचा, उसने 50,000 दे दिए तो 50,000 के डेटर रह जाएंगे। यानी यहाँ पर वो फिगर आएगी जो आपकी लेनदारियां होंगी व्यापार से संबंधित, जो माल आपने बेचा है उसके जो पैसे रियलाइज नहीं हुए हैं, माल आपने बेच दिया है पर उसकी पेमेंट नहीं आई है, वो बैलेंस पेमेंट यहां पर रिफ्लेक्ट करेगी सन्ड्री डेटर्स के हेड में। इसी तरह से हम बिल रिसीवेबल्स
को भी डिस्कस कर लेते हैं। बिल रिसीवेबल्स यानी ये बैंक के रिसीवेबल्स रहते हैं, यानी बैंक को हमें शॉर्ट टर्म फंडिंग के अगेंस्ट में हम मतलब हमें ये मार्केट से ये पैसा रिलाइज होना है या बैंक से रिलाइज होना है, ये हमारा वो अमाउंट है जो हमें किसी ने कमिट कर रखा है पर वो हमें अगले साल देगा। आखिरी में हम बात करें तो सबसे नीचे दो एंट्रियां आती हैं, एक तो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। यानी कैश एट बैंक, कैश एट बैंक वो आएगा जो बैंक में बैलेंस है। एक बैंक में जो बैलेंस है वो यहां पे रिफ्लेक्ट करेगा, और नीचे रिफ्लेक्ट करेगा कैश इन हैंड, यानी व्यापार में 31 मार्च को आपके कैश कितना बचा हुआ है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, और बैंक का बैलेंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। अब किसी को कोई क्वेरी हो तो बताइए, यस सर। क्योंकि 5-10 मिनट क्वेरीज के लिए छोड़ देते हैं। सर हमें रेवेन्यू के बारे में पूछना था, रेवेन्यू आपका डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? नहीं, रेवेन्यू तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, बैलेंस शीट में नहीं आता। सर रेवेन्यू इंक्रीज एंड डिक्रीज की पोजीशन में आता है, जैसे अगर इंक्रीज हो गया तो शायद से क्रेडिट एंड डिक्रीज हो गया तो डेबिट, इस तरीके से कुछ? नहीं, रेवेन्यू क्या कहेंगे, जैसे एक एडवोकेट है, एडवोकेट ने अपनी सर्विसेज दी और उसने 50,000 का बिल रेज किया, तो वो 50,000 का बिल बैलेंस शीट में नहीं आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसलिए रेवेन्यू जो जाता है, इनकम जो जाती है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स आती हैं और लायबिलिटीज आती हैं। नहीं सर, प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे ही पूछ रहे थे, क्वेश्चन स्किप हो गया था ना माइंड से। हाँ बताइए। तो यही पूछना था कि रेवेन्यू को हम लोग डेबिट में कब रखेंगे और क्रेडिट में कब रखेंगे, बस यही डाउट था। नहीं, रेवेन्यू को हमेशा क्रेडिट में ही रखा जाता है, और डेबिट नहीं होता कभी? रेवेन्यू डेबिट नहीं होगा, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट ही होगा। अब मैं उदाहरण देता हूं कि रेवेन्यू कब डेबिट होता है। जी। एक एडवोकेट ने सर्विस दी 50,000 की, तो कितने का रेवेन्यू हो गया? 50,000 का रेवेन्यू हो गया। जी। और रेवेन्यू 50,000 से क्रेडिट ही हो गया, मतलब प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में रेवेन्यू 50,000 रिफ्लेक्ट हो गया। अब वो क्लाइंट जिसको 50,000 का बिल रेज किया था, उसने ये कहा कि नहीं, ये पैसे ना आपने ज्यादा चार्ज कर रखे हैं, आप इन पैसों को ना कम करिए। तो रेवेन्यू क्या हुआ? कम हुआ। मतलब उससे नेगोशिएट होने के बाद, क्लाइंट से नेगोशिएट होने के बाद आपका रेवेन्यू उसने कम करा दिया 50,000 से 40,000, तो 10,000 से रेवेन्यू डेबिट होगा, यानी 10,000 से कम होगा। तो इन इंस्टेंस में रेवेन्यू कम होता है, जब आप डिस्काउंट देते हो या निगोशिएट करते हो तब आपका रेवेन्यू कम होता है, तब आप रेवेन्यू को डेबिट कर सकते हो और बैलेंसिंग फिगर आएगी क्रेडिट में। ओके सर, ठीक है। तो रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट साइड में ही आता है, उसको डेबिट साइड में नहीं रिफ्लेक्ट करना पड़ता। डेबिट साइड में आएगा तो मैंने जैसे उदाहरण दिया है आपको, उस तरह से आएगा और नेट होके फिगर आएगी। यानी रेवेन्यू आप कितना रह गया? 40,000, तो प्रॉफिट लॉस में कितना आएगा? 40,000। तो सर रेवेन्यू की मेन डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि जैसे आपने एडवोकेट का एग्जांपल दिया है। हाँ। जैसे हम लोग कुछ सेल कर रहे हैं, सपोज दैट हमने मार्कर सेल किया, तो अगर हमने 10 रुपए का मार्कर सेल किया है और 100 मार्कर सेल कर दिए तो 1,000 रुपए हमारी इनकम हो गई, तो उस रेवेन्यू ही बोलेंगे। हाँ, उसको रेवेन्यू बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो वो हमारा कंडीशन पे क्रेडिट हो गया। हाँ, वो क्रेडिट हो गया। और इसमें अगर इसमें डेबिट किस कंडीशन पे होंगे? जब हम इसमें डिस्काउंट ऑफर करेंगे तब? हाँ, जब हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे तब वो डेबिट होगा। ओके सर। मतलब हमने उसको 1,000 रुपए का बेचा तो हमारा रेवेन्यू हो गया। अब उसने हमसे कहा कि नहीं, मैं आपको नगद पैसे दूंगा,
आप मेरे को 10 रुपए का डिस्काउंट दे दीजिए, तब रेवेन्यू आपका डेबिट में आता है डिस्काउंट के फॉर्म में। तो इस कंडीशन पे मतलब डिस्काउंट किस पोजीशन पे डालेंगे? डिस्काउंट आप प्रॉफिट लॉस को डेबिट करोगे। दोनों ही तरीके हैं उसको ट्रीट करने के लिए। नॉर्मली डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है। हाँ, डिस्काउंट अगर पेड है तो डेबिट होगा, Paid, रिसीव है तो हाँ। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो क्रेडिट में आएगा, डिस्काउंट पेड है तो डेबिट में आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेरी? यस सर, मेरा क्वेश्चन है डेटर्स की रिगार्डिंग। सर हाँ। जब एडजस्टमेंट्स करते हैं ना डेटर्स की, प्रोविजन फॉर डेटर्स बनाते हैं और उसमें कुछ बैड डेब्ट्स हो जाते हैं हमारे, हाँ, तो उसको सर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे वो हाँ, होता मैं है? दे देता हूँ। जैसे आपने 50,000 का मोबाइल किसी को बेचा, तो वो आपका हो गया डेटर। यानी मतलब आपने 25 मार्च को उसको 50,000 रुपए का मोबाइल बेचा और उसने पेमेंट नहीं करी है आपको 31 मार्च तक, तो 31 मार्च में वो डेटर हो गया। अब आप उसके पीछे लगे हुए हैं पेमेंट करने के लिए, वो मना करता है पेमेंट नहीं दे रहा मैं, और अंत में जाके आपको 45,000 रुपए की पेमेंट करता है। तो 50,000 में से 45,000 आपको रियलाइज हो गए, बच गए आपके 5,000 रुपए। 5,000। यस फिर आप उसे परस्यू कर रहे हो पेमेंट के लिए, फिर उसने 5,000 में से 3,000 और दे दिए, तो यानी 50,000 में से 48,000 तो आपको आ गए, आपको रह कितना गया? 2,000 रुपए रह गए। अब आप थक हार के मान गए कि चलिए कोई बात नहीं है, मेरे 48,000 तो आ गए, अब मैं 2,000 रुपए छोड़ देता हूं। अब ये जो छोड़ रहे हैं आप ना, ये आपकी बैड डेट्स हैं। जो ये बैड डेट्स हैं, यानी 2,000 की जो बैड डेट्स हैं, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में अपना नुकसान मान के इसको डेबिट करोगे। ठीक है? तो आपने मतलब जो क्वेश्चन पूछा था कि बैड डेट्स जो डेटर्स का प्रोविजन किया है और बैड डेट्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब 2,000 रुपए जो बैड डेट्स हो गए आपके, वो आपने मतलब जो 2,000 रुपए आने नहीं है, वो आपने उनको बैड डेट्स ट्रीट कर लिया। बैड डेट्स यानी आपका नुकसान है, लॉस है बिजनेस का। लॉस बिजनेस का कहां जाएगा? डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यस जी सर, हम उसके लिए एक प्रोविजन भी बनाते हैं, जैसे प्रोविजन हमारी भी प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो। मान के चले जैसे 45,000 तो आपको आ गए थे, आपको उम्मीद थी 3,000 और आ जाएंगे, मतलब अगले 5,000 के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हो, तो आपको ये लगा कि मैं 3,000 तो निकाल लूंगा इससे, पर 2,000 रुपए नहीं आएंगे। ठीक है? तो आपने 2,000 रुपए का 31 मार्च में ही प्रोविजन कर दोगे आप, कि यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट आपका अपीयर होगा बैलेंस शीट में, और बैड डेट्स कहां अपीयर होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका प्रोविजन इस तरह से होता है, पर नॉर्मली इन नॉर्मल कोर्स प्रोविजन जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाओ तब तक प्रोविजन किया नहीं जाता है। बैंकिंग के केस में, बैंकर्स के केस में प्रोविजन क्रिएट किया हो जाता है कि जहां पर आपको कंफर्म्ड है कि ये पैसा आएगा ही नहीं। ठीक है? और कोई क्वेरी? सर इसी से रिलेटेड एक और क्वेरी है। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इसमें जैसे आपने बताया ना सर, इसमें एक एडजस्टमेंट तो नीचे दी हुई होती है कि इतना प्रोविजन हम क्रिएट कर रहे हैं, और एक बैलेंस शीट में दी हुई होती है। हाँ। सो हम दोनों में से किसका ट्रीटमेंट करेंगे और दोनों का क्या मतलब होता है? देखिए, प्रोविजन हमेशा मतलब आप एजम्पशन पे क्रिएट करते हो, यानी आगे आने वाले टाइम में ये पैसा नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और बैड डेट्स को आप डेबिट करते हो, यानी प्रोविजन एक क्रिएट कर रहे हो आप कि ये प्रोविजन मतलब ये पैसा नहीं आएगा मेरा अगले साल के दौरान, तो उसका प्रोविजन कर रहे हो। और जहां पर बैड डेट्स ऑलरेडी अराइज हो रहे हैं, वहां प्रॉफिट लॉस में आप एग्जैक्टली बुक कर रहे हो पूरे अमाउंट को।
ओके सर। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। ओवर टू द मॉडरेटर। थैंक यू सर फॉर दिस अमेजिंग क्लास, और होप सबको क्लास काफी प्रैक्टिकल और नॉलेजफुल लगी होगी। तो उसी के साथ थैंक यू सो मच मैं- सर, थैंक यू फॉर सच इसी Welcome. साथ मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे प्रेसिडेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और पूर्व मानव अधिकार आयोग के सदस्य रह चुकी है, उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा प्रेसिडेंट एड्रेस के लिए। मैम, थैंक यू over to you. अभिषेक। थैंक यू अभिषेक। और संदीप गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों Thank ने you. जो ज्वाइन किया, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रात के 10 बजे के बाद भी आप सतत क्लास को आपने अटेंड किया और एक के बाद एक सवालों के जो आपने गोले दागे, मतलब लग रहा था कि इतना लेट इतनी इंटरेस्टिंग क्लास चल सकती है। और इसके लिए मैं श्रेय देना चाहूंगी चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप गुप्ता जी को, कि जब वो क्लास ले रहे थे मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं। हर चीज के साथ एक एग्जाम्पल, हर चीज के साथ बिजनेस की कोई बात करते हुए, आपने ये पैसा लेना, ये पैसा नहीं आया, आपको ये इनकम आनी थी, आपने डिस्काउंट दे दिया। तो हर आपकी एक एक जो पॉइंट था उसको सुनने वाला लिसनर या ऑडियंस या स्टूडेंट कनेक्ट कर पा रहा था अपनी लाइफ के साथ। तो संदीप जी आप सक्षम रोजगार सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है, पर आज की आपकी क्लास से मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब आगे भी क्लासेस के लिए आपको हम परेशान करेंगे। नहीं मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि संदीप जी इतने बिजी प्रोफेशनल हैं, समय निकाल पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, बट आपने मेरी सारी जो शक थी, सारे जो एप्रीहेंशन थे, वो सबको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और Thank बहुत ही you. इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल क्लास रही। और आगे भी आपको हम परेशान करते रहेंगे, और हमारे Thank you. बच्चे भी शायद यही Most कहेंगे कि welcome. संदीप जी को हम आगे परेशान करेंगे। ओवर टू यू अभिषेक। Thank you, ma'am, for your address. Now I will ask from Om for a vote of thanks. Om ji, up to you. हाँ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? संदीप सर ने हाँ, जो ओम आज जी। क्लास लिया है वो उसका बैलेंस शीट का, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ संदीप सर को। उन्होंने बड़ी सरलता से और सहजता से सबको समझाया। और सर आपकी क्लास बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट बताया कि हाँ कैसे जो प्रोविजंस होते हैं या जितने भी